हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हो चला है आज के स्विच बुलेटिन का। स्विच बुलेटिन एक ऐसा बुलेटिन जहां हम खबरों को स्टिच करके पेश करते हैं कि न्यूज सिर्फ आप तक पहुंचे ही नहीं बल्कि आप उस खबर पर सोच विचार कर पाए। वन लाइनर्स और हेडलाइंस के जमाने में स्विच बुलेटिन पर हम आपको डीप डाइव करके न्यूज की एनालिसिस करके बताते हैं कि आखिर खबर की जड़ क्या है। और सिर्फ यही नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के थ्रू हम आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। कहने को तो ये स्विच बुलेटिन महज आधे घंटे का है, पर हमारी रिपोर्ट्स का भंडार आपको सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगा, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहे। तो चलिए आज के स्विच बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है सिमरन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी को होस्ट गरिमा कहाँ है, तो बता दूं कि वो गई थी सोनम वांगचुक से मिलने। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक जो एक इंजीनियर और एक्टिविस्ट है। यही नहीं, मूवी 3 इडियट्स में आमिर खान का कैरेक्टर भी उन्हीं से इंस्पायर्ड था। बीते कुछ दिनों में सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली आए, वो भी पैदल चलकर प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्हें और उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सोनम वांगचुक क्यों दिल्ली आए, उनके प्रोटेस्ट की क्या डिमांड्स हैं, जानिए गरिमा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। इस समय हमारे साथ हैं सोनम वांगचुक जी, जो कि लद्दाख से दिल्ली आए हैं। इनके साथ लद्दाख से ही 150 से भी ज्यादा लोग दिल्ली आए हैं। क्या है इनकी मांगे, किस लिए इन्हें लद्दाख से दिल्ली वो भी पैदल आना पड़ा, जानते हैं सोनम सर से ही। सर, सबसे पहले तो हम आपकी मांगों को जानना चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से थोड़ा डिटेल में बताइए क्या क्या डिमांड्स हैं। नमस्कार। तो लद्दाख की मांगे पिछले 5 सालों से रही हैं। 4 बिंदु हैं जिसको कि लेके एपेक्स बॉडी और कारगिल के KDA ने आगे बढ़ाया है। और मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, क्योंकि इनके मांगे बहुत सेंस बनाती हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, कल्चर को कंजर्व करने के लिए, इसलिए मैं इनका समर्थक हूँ। तो मांगे हैं, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेटहुड। दूसरा, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स फॉर इंडिजिनस ट्राइबल पीपल विच इज़ गारंटीड अंडर द 6th शेड्यूल आर्टिकल 144 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों तो डेमोक्रेसी के लिए। अब मैं बताऊं डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए। जो स्थानीय समुदाय हैं, खासकर जनजातीय समुदाय इन पहाड़ों में रहते हैं, उन्होंने इन पहाड़ों को, इस पर्यावरण को हज़ारों सालों से संभाले रखा है और इनकी निवेश है, स्टेक है आगे भी रखने का। तो इनके हाथ में जब तक कुछ भी नहीं होगा, इनकी आवाज़ नहीं होगी, तो गलतियां होंगी और बहुत खरीद फरोख्त भी होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय समुदायों को आप साथ लें। तो 6th शेड्यूल यही गारंटी देता है कि स्थानीय समुदायों के सहभागिता के साथ ही आप विकास करेंगे मगर सहभागिता होगी सबकी। एक आदमी बैठ के नहीं करेगा जो अभी हो रहा है। तो ये है 6th शेड्यूल और स्टेटहुड। फिर तीसरे नंबर पे वहाँ के युवा बिल्कुल बेरोज़गार हैं। 5 सालों से कोई ऑफिसर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं प्रॉब्लम है, उनके लिए तो है ही। 5 साल कोई बिना बेरोज़गार रहे तो आप सोचिए कैसा होगा। और दूसरी तरफ आपकी आवाज़, ज़बान नहीं हो तो फिर ख़तरा है कि ये युवा कहीं भी गलत डायरेक्शन में जा सकते। तो एक बहुत बड़ा रिस्क, थ्रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में। दूसरी तरफ यूटी गवर्नमेंट के पास हाथ नहीं है काम करने को, इसलिए उनके आधे फंड्स तो वापस जाते हैं। ऐसा कैसे होता है सर? जी, आप सुनते हैं लद्दाख का बजट बहुत बढ़ाया गया है, 6000 करोड़ किया है। आधे से ज़्यादा वापस जाते हैं क्योंकि उनके पास खर्चने के लिए लोग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स चला रहे हैं यूटी को, क्योंकि नियुक्तियाँ हो नहीं रही हैं। यूथ फ्रस्ट्रेटेड हैं। जो यूटी गवर्नमेंट में है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उन पर दुगना तिगना काम डाला है और नहीं हो पा रहा है, इसलिए फंड्स वापस जा रहे हैं। ये कैसा मैनेजमेंट है? सर, अभी आपकी पद यात्रा के बारे में बात करते हैं। आप लोग पैदल आए हैं वहाँ से यहाँ तक, क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को बीच में झेलनी पड़ी? और एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि क्यों लद्दाख की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचने में इतना वक्त लग जाता है? हाँ, तो आवाज़ तो कई सालों से हम देते रहे हैं, अनशन पे भी रहे हैं। अब की बार हम चल के आ गए दिल्ली ताकि पास से आवाज़ दें, मगर हमारा स्वागत थोड़ा उम्मीद से अलग था। जो भी हो, अच्छा ही था।
तो ये है समस्या कि हम आवाज़ देते आए हैं। दिक्कतें तो बहुत हुई, अनशन में बैठे तब भी दिक्कत हुई। आप सोचिए कोई 21 दिन भूखा रहे तो आसान तो नहीं है। वैसे ही एक महीना 1000 किलोमीटर लगभग हरियाणा वाला हम बस से आए, इसलिए 850 होगा। तो इतने देर आने के बाद, वो भी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों और दर्रों से होते हुए, लोगों के पैरों में छाले हैं, बहुत कुछ हुआ। अब छाले पड़े हैं तो थोड़ा उसका सुनाए ना, आप तो चले नहीं। तो उसके बावजूद हम ये दुख खुद पे दे रहे थे, क्योंकि हमारा मानना है गांधी जी के सिखाए रास्ते पर कि दुख दें तो खुद को दें, किसी और को नहीं दें पीड़ा। और ऐसा दुख लें अपने ऊपर कि अगले वाले को थोड़ा जिम्मेदारी महसूस हो या शर्म आए कि हम ये क्या कर रहे हैं इनके साथ। तो इसलिए हम चल के आए हैं, इसलिए हम भूखे बैठे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण आए हैं। किसी दल या राजनीति से कुछ नहीं है। हरियाणा में चुनाव थे, हम वहाँ से लांग के आए। कश्मीर में चुनाव थे, उसे हमने छोड़ा। इस तरह से हम आए हैं, तो उम्मीद है अभी भी सुनी जाएगी। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि लद्दाख की आवाज़ क्यों इतनी देरी से सुनी नहीं जाती है? मतलब ऐसे इग्नोरेंस क्यों है? ये तो हम खुद हैरान हैं। आप कभी पूछिएगा हमारे नेताओं, शीर्ष नेताओं से, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी से, कि सिर्फ सुनी नहीं जाती, नहीं, वचन लिखित में देने के बाद भी क्यों नहीं सुनी जाती है। मतलब एक तो है अपील कहना, वो तो आपका हक है नहीं सुनना, मगर आपने एक वचन लिख के दिया है, उसको क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये बात वचन लिख कर दिया, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? तो ये चुनाव घोषणा पत्रों में है ना। जी, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल था। और सर, जो आपको पुलिस कस्टडी में लिया गया, जो आपके साथी आए थे उन्हें हिरासत में लिया गया, तो वहाँ पर कैसा आपका अनुभव रहा, क्या हुआ उसके बारे में? अगर नहीं, मैं तो छोटे में, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, मैं ये कहूँगा हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसी के वजह से हमारा संदेश देश भर तक पहुँचा। अब जब बात उठी है राजधानी दिल्ली की, तो हम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कैसे भूल सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का पता आज से बदल गया है। उन्होंने आज सुबह अपने परिवार के साथ सीएम आवास खाली करके ल्यूटेंस दिल्ली में फिरोज शाह रोड के बंगला नंबर 5 में वो शिफ्ट हो गए हैं। पर क्या ये बंगला नंबर 5 उन्हीं का है? जानिए पूरी खबर वैभव की इस रिपोर्ट से। 17 सितंबर को केजरीवाल ने सीएम पद से अपना इस्तीफा दिया था और आज 17 दिन बाद उन्होंने सीएम आवास खाली किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल के लिए सीएम आवास छोड़ना बेहद मुश्किल रहा होगा। 2015 में सीएम बनने के बाद से वो सिविल लाइंस में स्थित सरकारी आवास में यहीं पर अपनी पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माता पिता के साथ रह रहे थे। सीएम आवास से उनकी विदाई को लेकर पार्टी की ओर से एक इमोशनल वीडियो भी शेयर किया गया है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अपनी घर की चाबियां एक अधिकारी को सौंपती नजर आ रही हैं। वही दोनों पति पत्नी सालों से जो स्टाफ उनके लिए काम कर रहा था, उनसे गले लगकर मिलते नजर आ रहे हैं और विदाई देते नजर आ रहे हैं। अब बताना यह भी जरूरी हो जाता है कि केजरीवाल के इस घर को बीजेपी शीश महल बताती आई है। बीजेपी और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केजरीवाल ने अपने शीश महल को बनाने में 45 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे और अब वो इस घर को खाली कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नया पता ये फिरोज शाह रोड पर स्थित बंगला नंबर 5 होगा। ये नया घर उनके पार्टी ऑफिस के पास है, अच्छा खासा बड़ा है। हालांकि केजरीवाल इसे अपना घर नहीं बुला पाएंगे। इसकी वजह ये कि ये सरकारी और आधिकारिक रूप से ये बंगला पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल को अलॉट किया गया है। अशोक मित्तल ने कहा कि जब मुझे पता चला कि हमारे नेता केजरीवाल के पास रहने के लिए दिल्ली में कोई अपना घर नहीं है, तो मैंने उन्हें अपने घर पर गेस्ट के तौर पर रहने के लिए निमंत्रित किया और वो इसके लिए तैयार भी हो गए। उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास, मेरे दिल्ली के घर में मेरे मेहमान के तौर पे आके रहिएगा, मुझे खुशी होगी। पार्टी के और कार्यकर्ताओं ने भी और नेताओं ने भी उनको शायद ऐसा ही निमंत्रण दिया, लेकिन अब मुझे पता लगा और खुशी हुई मुझे ये पता लगने पर कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं कि 10 साल तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनके पास दिल्ली में खुद का अपना कोई घर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि सीएम आवास छोड़ने के बाद मैं उन लोगों के साथ जाकर रहूंगा जो मुझे अपने घर पर रहने के लिए ऑफर दे रहे हैं
और अब यही हो भी रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए नया ठिकाना ढूंढने के लिए, नया घर ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी की ओर से उनके लिए सरकारी घर की भी मांग की जा रही थी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का कहना था कि केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व सीएम हैं। चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया था कि हर राष्ट्रीय पार्टी को देश की राजधानी में एक कार्यालय और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजक को एक सरकारी आवास दिया जाना चाहिए। ऐसे में केजरीवाल को दिल्ली में ही दूसरा घर मुहैया किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हमने बंगले की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब आया ही नहीं और मांग को दबा दिया गया। अब देखिए, याद दिलाना ये भी जरूरी हो जाता है कि केजरीवाल के जो फैसले रहे हैं उसी की वजह से उन्हें ये घर भी छोड़ना पड़ा है। उन्होंने अपनी मर्जी से सीएम पद से इस्तीफा दिया था और उसी के चलते जो उन्हें सरकारी घर मिला था उसे अब उन्हें खाली करना पड़ रहा है। अगर वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें घर छोड़ना भी नहीं पड़ता और इस घर को छोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी। उनके लिए घर छोड़ना इमोशनल तो है, लेकिन जो हो रहा है वो केजरीवाल के फैसलों का ही नतीजा है। एक ऑप्शन तो ये भी था कि वो खुद इस्तीफा देने के बाद अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बना देते। इस कंडीशन में होता ये कि केजरीवाल फैमिली के पास ये घर रहता और परिवार को ऐसे घर खाली नहीं करना पड़ता। अब जो हुआ सो हुआ। अरविंद केजरीवाल को आज सीएम आवास छोड़ना जरूर पड़ा है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो कुछ ही महीनों में फिर अपने पुराने बंगले में नजर आ सकते हैं। मेरे कहने की वजह दिल्ली के आने वाले चुनाव है। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतती है तो मानी हुई बात है कि केजरीवाल को ही फिर दिल्ली की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा और वो राज करेंगे। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर इस स्थिति में वो इसी बंगले में वापसी कर सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना नया घर बसाया, तो वहीं सुनीता विलियम्स जो स्पेस में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में आई टेक्निकल खराबी की वजह से फंसी हुई है, उनका रेस्क्यू स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनीता विलियम्स के रेस्क्यू के लिए इलॉन मस्क कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। अगर आप उनकी फीस जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि फाल्कन 9 रॉकेट क्या है। फाल्कन 9 एक 2-वे रीयूजेबल रॉकेट है जिसे इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने पृथ्वी की ऑर्बिट और उससे आगे जाने के लिए डिजाइन किया है। फाल्कन 9 दुनिया का पहला रीयूजेबल ऑर्बिट क्लास रॉकेट है। क्योंकि इस रॉकेट को रीयूज किया जा सकता है, इसलिए इसे अंतरिक्ष यात्रा काफी किफायती हो जाती है। स्पेसएक्स की वेबसाइट पर दी गई डिटेल्स के मुताबिक फाल्कन 9 रॉकेट 70 मीटर लंबा है और इसका वजन 5,49,054 kg है। ये अपने साथ धरती की लोअर ऑर्बिट जिसे लियो कहते हैं उसमें 22,800 kg तक वजन ले जा सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट क्या है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष स्टेशन तक लाया और ले जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट को भी इलॉन मस्क की कंपनी ने ही बनाया है। ड्रैगन की एक खास बात यह है कि ये आईएसएस से पृथ्वी तक अच्छी खासी मात्रा में कार्गो भी वापस लाने में सक्षम है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि कितना पैसा वसूलेगी इलॉन मस्क की कंपनी। sci-fi.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से पहले फाल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग में करीब $62 मिलियन का खर्चा आता था। हालांकि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने साल 2022 में ये रकम बढ़ाकर $67 मिलियन कर दी है। रुपए में ये रकम करीबन 5.25 अरब के आसपास बैठती है। अगर फाल्कन रॉकेट के साथ स्पेसक्राफ्ट भी जाता है तो ये खर्चा $140 मिलियन के आसपास पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर एस्ट्रोनॉट फाल्कन 9 के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना या वापस आना चाहते हैं तो उसको पूरे रॉकेट का खर्चा उठाना पड़ेगा। सीट के हिसाब से ही बुकिंग की जाती है। ये बिल्कुल ट्रेन या फ्लाइट की सीट बुकिंग जैसा साउंड कर रहा है ना, पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आप रॉकेट में बैठकर स्पेस जाते हैं। स्पेस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसएक्स और रॉकेट लैब जैसे प्राइवेट कंपनीज के चलते अंतरिक्ष में आना जाना पहले के मुकाबले बहुत सस्ता हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका ने जब 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था तब इस पर कुल खर्चा $185 मिलियन तक हुआ था। आज के हिसाब से ये रकम $1.62 बिलियन के आसपास बैठती है। उस जमाने में रॉकेट आज के मुकाबले बहुत कम पेलोड ले जाने में सक्षम था। अब इतनी बात हो ही गई है तो एक रिकैप भी कर लेते हैं कि सुनीता विलियम्स स्पेस में जाकर कैसे फंस गईं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 5 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे
हुए हैं। हालांकि दोनों के हिसाब से वो अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों 5 जून को बोइंग कंपनी के स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। दोनों को आईएसएस पर 8 दिन ही बिताने थे और फिर वापस लौटना था। जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया तो इसमें 4 जगह से हीलियम गैस की लीकेज होने लगी। फिर आईएसएस में डॉकिंग के वक्त इसका थ्रस्टर भी फेल हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टारलाइनर में हीलियम गैस का लीकेज एक गंभीर समस्या थी। इससे रिटर्न फ्लाइट में आग लगने की भी संभावना थी। नासा के इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स स्टारलाइनर की गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। दावा किया गया था कि गड़बड़ी सॉल्व भी कर दी गई थी। हालांकि नासा ने कहा कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए स्टारलाइनर 6 सितंबर को बगैर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के वापस धरती पर लौट आया। और अब दोनों विलियम्स और विल्मोर फरवरी 2025 में वापस आएंगे। अब अपने देश से बाहर निकलकर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं। बात मिडिल ईस्ट में चल रही तबाही की करते हैं, जहां इजराइल तो थमता नजर नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल तो और तेजी से चुन चुन कर हिजबुल्लाह के नेताओं को मौत के घाट उतारने के मकसद में लगा हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल ने नसरल्लाह के पॉसिबल सक्सेसर हाशिम सफीउद्दीन को भी मार गिराया है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन हिजबुल्लाह या लेबनान की तरफ से नहीं आई है। अब जब हाशिम सफीउद्दीन का जिक्र हुआ ही है तो क्यों ना आप उनके बारे में पूरी डिटेल रिपोर्ट समझिए हमारी हरीम के जरिए। हाशिम सफीउद्दीन सदर्न लेबनान में अर्ली 1960s में पैदा हुआ था और लेबनान की मिलिटेंट आउटफिट का शुरुआती दौर से ही मेंबर था। उसने 1980s में ही हिजबुल्लाह ज्वाइन कर लिया था, जब इसे लेबनान के सिविल वॉर के दौरान ईरान के समर्थन से बनाया गया था। वो तेजी से संगठन में ऊंची पोजीशन तक पहुंच गया और इसने नसरल्लाह के साथ पॉलिटिकल, रिलीजियस और मिलिट्री लीडर के रूप में अलग अलग रोल्स निभाए। अक्सर काली पगड़ी में दिखने वाले सफीउद्दीन को शिया क्लेरिक के रूप में पहचाना जाता है एंड एज पर रिपोर्ट्स वो खुद को प्रॉफिट मोहम्मद का वंशज बताता है। हिजबुल्लाह में उसका ऊंचा कद काफी नोटेबल है क्योंकि वो हिजबुल्लाह में इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर चुका है। 1995 तक वो हिजबुल्लाह की सबसे ऊंची गवर्निंग बॉडी कंसल्टेटिव असेंबली का सदस्य बन गया था और बाद में मिलिट्री ऑपरेशंस देखने वाले जिहादी काउंसिल को भी लीड करने लगा था। 1998 में ही वॉज इलेक्टेड टू हेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये वो पोजीशन थी जो पहले नसरल्लाह के पास थी। सफीउद्दीन ने ईरान के कौम शहर में अपनी रिलीजियस स्टडीज के साथ ईरान से अपने रिश्ते मजबूत किए और फिर लेबनान लौटकर हिजबुल्लाह के लिए काम करना शुरू किया। सफीउद्दीन ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कुद्स फोर्स के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का करीबी दोस्त था। 2020 में सुलेमानी की यूएस एयर स्ट्राइक में मौत हो गई, लेकिन इसके बाद सफीउद्दीन के बेटे और सुलेमानी की बेटी की शादी हुई। इस दोस्ती के रिश्तेदारी में बदलने से ईरान और हिजबुल्लाह के बीच के रिश्तों को और मजबूत होने के तौर पर देखा जाने लगा। यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट सफीउद्दीन के भाई अब्दुल्ला को ईरान में हिजबुल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव मानता है। मई 2017 में अमेरिका ने हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह में उसके प्रोमिनेंट रोल के लिए टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसे यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह पर अमेरिका के खिलाफ मल्टीपल अटैक्स करने का आरोप है। These include the deadly bombings of the US Embassy and Marine Barracks in Beirut in 1983, the bombing of the US Embassy Annex in 1984, and the hijacking of TWA Flight 847 in 1985. तो इजराइल के लिए सफीउद्दीन को टारगेट करने का क्या मतलब है? इजराइल सफीउद्दीन को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि नसरल्लाह जैसे स्टैचर के लीडर सफीउद्दीन को टारगेट करना इस वॉर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजराइल के हमले सक्सेसफुल होते हैं तो हिजबुल्लाह की लीडरशिप हिल सकती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स बदल सकते हैं। जैसे जैसे इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना कैंपेन आगे बढ़ा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज उस पर करीब से नजर रख रहे हैं क्योंकि ये एक्शन इस पूरे रीजन के फ्यूचर को रीशेप कर सकता है। एनीवे, जहां तक हाशिम सफीउद्दीन की बात है, कुछ दिन पहले जब नसरल्लाह की मौत हुई थी तो बताया जा रहा था कि उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा टास्क होगा। लेकिन जिस तेजी से हिजबुल्लाह के नए चीफ के लिए सफीउद्दीन का नाम सामने आया, ऐसा लग रहा है जैसे ये संगठन अपनी तैयारी करके बैठा है। ऐसे में इजराइल हाशिम सफीउद्दीन को भी खत्म करने के फिराक में है ताकि हिजबुल्लाह को फिर एक गहरी चोट पहुंचा सके।
चाहे मुद्दा क्लाइमेट चेंज का हो, इंडियन पॉलिटिक्स का हो या जियोपॉलिटिकल सिनेरियो का हो, स्ट्रेट और टू द पॉइंट न्यूज लाना हमेशा हमारी प्रायोरिटी रही है। तभी तो इस बुलेटिन का नाम है स्विच बुलेटिन, क्योंकि यहाँ हम आपकी क्यूरियोसिटी का स्विच ऑन कर देते हैं और आपकी क्यूरियोसिटी का स्विच ऑफ ना हो जाए, इसलिए हम टीवी के साथ साथ डिजिटली भी मौजूद हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं अगले स्विच बुलेटिन में। टिल देन कीप वॉचिंग स्विच।